करूँगा रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल इंजरी के बारे में। रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल इंजरी प्रूफ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हमसे पूछा ही जाता है रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल इंजरी के डिफरेंस, बहुत बार क्वेश्चन आता है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आना चाहिए, आपको जरूर आना चाहिए। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो। और हमने लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था हाइपोक्सिया के बारे में, अगर वो वीडियो नहीं देखी है आपने तो वो भी देख लीजिए आप। तो चलिए शुरू करते हैं रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल इंजरी के बारे में। हाँ, और एक बात और, अगर आपको कोई भी डाउट है इस वीडियो से रिलेटेड या कोई भी वीडियो से रिलेटेड, तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट डीएम कर सकते हो। जो मेरे इंस्टाग्राम की जो अकाउंट की जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखी है, आप वहाँ पे क्लिक कीजिए, आपको सीधा मेरे इंस्टाग्राम पेज पे आप चले जाओगे। आप मेरे को वहाँ पे फॉलो करके आप मेरे को डीएम कर सकते हो, कुछ भी पूछ सकते हो आप वहाँ पे मेरे को। कोशिश करूँगा जल्द से जल्द आपकी रिप्लाई करने की। ठीक है, तो बात करते हैं रिवर्सिबल इंजरी के बारे में। सबसे पहले रिवर्सिबल इंजरी हमने देखा था लास्ट लेक्चर में, हमने देखा था कि जो मोस्ट कॉमन कोज ऑफ इंजरी क्या होता है, हाइपोक्सिया होता है। हाइपोक्सिया क्यों होता है? क्योंकि ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। जब हाइपोक्सिया यानी कि ऑक्सीजन की कमी होती है, उसकी वजह से जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो अफेक्ट होता है, क्योंकि जो ईडीएस साइकिल चलती है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही चलती है। जब माइटोकॉन्ड्रिया अफेक्ट हुआ तो माइटोकॉन्ड्रिया काम क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया काम होता है एटीपी बनाना, इसीलिए हम इसको बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। ठीक है, तो एटीपी कम बनेगी। जब एटीपी कम बनेगी उसकी वजह से कुछ इफेक्ट देखने को मिलेंगे। क्या क्या? सेल मेम्ब्रेन में कुछ देखने को मिलेंगे, एंडोप्लाज्मिक में देखने को मिलेंगे, और कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं जो मिसलेनियस होते हैं। ठीक है, तो एक एक करके हम उनके बारे में बात करते हैं। उससे पहले आपको पता होगा जो हमारी सेल होती है उस पर एक पंप होता है, सोडियम पोटेशियम पंप। सोडियम पोटेशियम पंप जो एनर्जी डिपेंडेंट पंप होता है। मान लो अगर एनर्जी कम है, ठीक है, तो ये पंप काम नहीं करेगा। जब ये पंप काम नहीं करेगा तो जो सोडियम पोटेशियम पंप काम नहीं करता, तो जो सोडियम होगा इनसाइड द सेल वो बढ़ जाएगा। और आपको पता है जब सोडियम इनसाइड द सेल बढ़ गया तो सोडियम क्या करता है, जहाँ पे सोडियम वहाँ पे वाटर, तो इनसाइड द सेल क्या होगा, वाटर का जो कंटेंट है वो बढ़ जाएगा। जब वाटर का कंटेंट बढ़ जाएगा उसकी वजह से हम क्या क्या देखने को मिलेगा, हम बात करते हैं। सबसे पहले सेलुलर स्वेलिंग देखने को मिलेगी, क्योंकि साइज बढ़ गया तो सेलुलर स्वेलिंग देखने को मिलेगी। और इसी को हम बोलते हैं हाइड्रोपिक चेंजेस, क्योंकि वाटर की वजह से हो रहा है इसलिए हम इसको बोलते हैं हाइड्रोपिक चेंजेस। ये क्या होता है? फर्स्ट प्राइमरी माइक्रोस्कोपिक फ्यूचर होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना। दूसरा चेंजेस क्या देखने को मिलता है? हम ब्लैब फॉर्मेशन। ब्लैब क्या होता है? मान लो ये सेल है और इसमें से जो ये पार्ट बाहर निकल गया, इसको हम बोलते हैं ब्लैब, तो ब्लैब फॉर्मेशन हो जाती है। और तीसरा क्या चेंजेस देखने को मिलता है? लॉस ऑफ माइक्रोविलाई। मान लो कोई माइक्रोविलाई है, अगर उसके सेल के अंदर वाटर बढ़ जाएगा तो वो प्रेशर बाहर लगाएगा। जब प्रेशर बाहर लगाएगा तो सेल का साइज बढ़ जाएगा, तो जो माइक्रोविलाई है, जो स्ट्रक्चर है वो लॉस हो जाएंगे, तो लॉस ऑफ माइक्रोविलाई। तीसरा चेंजेस हमको देखने को मिलता है इसके अंदर जो माइलिन फिगर देखने को मिलते हैं। अब आपसे ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपसे बहुत बार भी आ चुका, पीएमटी में, नीट में भी आ चुका, जो हमारे नीट पीजी का एग्जाम होता है उसमें भी आ चुका कि माइलिन फिगर क्या होते हैं। तो माइलिन फिगर के लिए ये स्मॉल और स्पाइरल फ्रेगमेंट होते हैं जो किससे बने होते हैं? सेल मेम्ब्रेन से बने होते हैं, या तो किसी ऑर्गेनल के सेल मेम्ब्रेन या फिर सेल के सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, और ये बने किस चीज़ से होते हैं? ये होते हैं फॉस्फोलिपिड, क्योंकि जो सेल मेम्ब्रेन है उससे बने हैं तो फॉस्फोलिपिड के बने होते हैं, उसके ब्रेकडाउन से बने होते हैं। और ये इंट्रासेलुलर भी मिल सकते हैं और एक्स्ट्रा सेलुलर भी मिलते हैं, लेकिन जो इंट्रासेलुलर होते हैं मेनली इंट्रासेलुलर मिलते हैं, यानी सेल के अंदर ज़्यादा मिलते हैं। अब हम देखते हैं, हमने देखा सेल मेम्ब्रेन में क्या चेंजेस देखने को मिले हैं। अब हम देखते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर क्या चेंजेस देखने को मिले हैं। आपको पता होगा दो टाइप के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उनके बारे में हम अभी बात नहीं करते, पहले हम देखते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। तो जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं उनका काम क्या होता है? प्रोटीन सिंथेसिस। और आपको पता होगा जब प्रोटीन का सिंथेसिस होता है उस टाइम एनर्जी चाहिए होती है, आपने 12th के टाइम पढ़ा होगा। तो अगर एटीपी हमारे पास पहले से ही कम है तो जो राइबोसोम है वो ब्रेक अवे हो जाएंगे, क्योंकि एटीपी कम है, और जब वो राइबोसोम ब्रेक अवे हो जाएंगे तो उसकी वजह से जो प्रोटीन सिंथेसिस है वो कम हो जाएगी। और जो प्रोटीन सिंथेसिस कम हो जाएगी तो जब हमारी प्रोटीन सिंथेसिस होती है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी स्ट्रक्चर फॉर्म होते हैं, तो उसके लिए हमको एनर्जी चाहिए होती है। जब एनर्जी कम है तो जो प्रॉपर सिंथेसिस होगा प्रोटीन का वो नहीं हो पाएगा, उसकी वजह से मिसफोल्डिंग ऑफ प्रोटीन, यानी कि मिसफोल्डेड प्रोटीन एक्यूमुलेट हो जाएगी इनसाइड द सेल। तो ये दो चीज़ हमको देखने को मिली। पहले क्या, सेल मेम्ब्रेन के अंदर स्ट्रक्चर चेंजेस देखने को मिले थे हमको कुछ।
अब हमको देखने को मिलेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर। जो तीसरा मिसलेनियस चेंजेस के अंदर आते हैं, जब ऑक्सीजन कम था तो उसकी वजह से जो ग्लाइकोलाइसिस होती है, आपको पता होगा कि उसको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती ग्लाइकोलाइसिस के बाद, लेकिन उसके बाद जो लिंक रिएक्शन होती है या फिर क्रेब्स साइकिल होती है, उसके बाद ईडीएस साइकिल होती है, उसके लिए क्या होती है, चाहिए ऑक्सीजन चाहिए सेल को। ठीक है, तो ग्लाइकोलाइसिस तो बढ़ जाएगी, लेकिन उसके बाद जब ऑक्सीजन नहीं होगा तो एनारोबिक पाथवे एक्टिवेट हो जाएगा। एनारोबिक पाथवे में क्या, लैक्टेट जो लैक्टिक एसिड पाथवे है वो एक्टिवेट हो जाएगा। जब लैक्टिक एसिड पाथवे एक्टिवेट हो जाएगा, उसकी वजह से जो लैक्टेट होगा उसका एक जो कंसनट्रेशन है इनसाइड द सेल वो बढ़ जाएगी। और जब लैक्टिक, ये कैसा कंपाउंड है, ये एसिडिक कंपाउंड है, तो जो सेल के अंदर है एसिडिक मीडियम हो जाएगा और जो सेल का पीएच है वो कम हो जाएगा। ठीक है, उसकी वजह से क्या क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे। जो नॉर्मल हमारे सेल का न्यूक्लियस होता है वो होता है होमोजीनियस अपीयरेंस ऑफ न्यूक्लियस, लेकिन जब एसिडोसिस हो जाती है, जो सेल का जो न्यूक्लियस होता है या क्रोमेटिन होता है उसके अंदर क्या हो जाती है, क्लम्पिंग हो जाती है। ठीक है, क्लम्पिंग, तो क्लम्पिंग ऑफ क्रोमेटिन। ठीक है, और लीवर के अंदर क्या देखने को मिलेगा, फैटी चेंजेस देखने को मिलेंगे, फैटी चेंज देखने को मिलेंगे क्योंकि लिपिड मेटाबॉलिज्म से। ठीक है, तो ये आपको देखना, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे होंगे, आपको ये जो स्पेस दिख रहे हैं वाइट 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 वाइट, तो ये क्यों दिखते हैं, हम क्यों बोलते हैं कि ये फैट है। तो जब हम कोई स्लाइड बनाते हैं तो जब हम उसको वॉश आउट करते हैं, जो फैट कंटेंट होता है वो वॉश आउट हो जाता है जब हम उसको किसी चीज़ से धुलते हैं, मतलब पानी से धुलते हैं, वॉश करते हैं, तो उसके जहाँ खाली स्पेस रह जाता है, तो ये खाली जो स्पेस है ये किसको डिनोट करता है, ये करता है फैट कंटेंट को। ठीक है, लिपिड ड्रॉपलेट को डिनोट करता है। तीसरा चेंजेस क्या होता है, जब एटीपी कम थी तो उसकी वजह से जो कैल्शियम, जो सेल के जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो कैल्शियम था वो एक्यूमुलेट हो जाता है, और उसकी वजह से जो माइटोकॉन्ड्रियल डेंसिटी और अमोर्फस डेंसिटी देखने को मिलती है। एक बात और, जो माइटोकॉन्ड्रियल और अमोर्फस डेंसिटी है वो रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल दोनों के अंदर देखने को मिलती है, लेकिन अगर आपसे पूछे कि ज़्यादा किसके अंदर देखने को मिलती है, वो इरिवर्सिबल इंजरी के अंदर देखने को मिलती है। अगर ऑप्शन में बोथ ऑफ दीज हैं तो आपको दोनों टिक करनी है। तो ये हमने देखा इरिवर्सिबल इंजरी के बारे में। सेल मेम्ब्रेन के अंदर क्या चेंजेस थे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर क्या चेंजेस थे, कुछ मिसलेनियस चेंजेस थे। अब हम देखते हैं इरिवर्सिबल इंजरी के बारे में। ठीक है, तो इरिवर्सिबल इंजरी का मतलब क्या है, अगर कोई, पहले यहाँ देखते हैं हम, अगर माइटोकॉन्ड्रियल डिसफंक्शन हुआ, कोई स्ट्रेस है सेल के पास फॉर लॉन्ग टाइम से, तो उसकी वजह से क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रियल डिसफंक्शन हो जाएगा। और जब माइटोकॉन्ड्रियल डिसफंक्शन होता है तो साइटोक्रोम के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर साइटोक्रोम होते हैं, वो सेल से लीक आउट हो जाता है। जब वो सेल से लीक आउट हो जाता है तो उस पाथवे को बोलते हैं एपोप्टोसिस। वो हम आगे नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे उसकी। तो एटीपी की वजह से क्या था, जब एटीपी कम थी तो उसकी वजह से जो एक पंप होता है कैल्शियम डिपेंडेंट पंप, उसकी एनर्जी कम हो जाएगी क्योंकि वो एटीपी से चल रहा है, एटीपी कम है तो फेल हो जाएगा पंप। तो जब पंप था वो क्या हो, उसकी वजह से क्या हो, कैल्शियम का लेवल इनसाइड द सेल बढ़ जाएगा। उसकी वजह से क्या हो जाएगा, जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो मोटा हो जाता है। मतलब मोटा मतलब इन द सेंस कि वो अपना जो काम कर रहा होता है वो काम नहीं कर रहा होता। उसका काम, माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या होता है, एटीपी का फॉर्मेशन करना, तो माइटोकॉन्ड्रिया डेंसिटी इंक्रीज हो जाती है। ठीक, तो जब माइटोकॉन्ड्रिया डेंसिटी इंक्रीज हो जाती है उसकी वजह से एक तो एटीपी पहले से ही कम थी, और क्या हुआ, अब आगे से फिर एटीपी अब आगे भी नहीं बन रही, तो कंडीशन क्या हो जाती है, वर्स हो जाती है। उसकी वजह से क्या हो जाता है, ये साइकिल चल जाती है। फिर देखना यहाँ से एटीपी कम, पहले से कम बन देते हैं, फिर और कैल्शियम डिपोजिट होता है, फिर और माइटोकॉन्ड्रियल डेंसिटी हो जाती है, उसकी वजह से क्या होता है, सेल डेथ हो जाती है। और फिर उसकी और क्या होता है, एंजाइम का एक्टिवेशन हो जाता है। कौन कौन से एंजाइम का एक्टिवेशन होता है, लाइसोसोमल एंजाइम का एक्टिवेशन होता है। आपको पता होगा जो लाइसोसोमल एंजाइम होते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट एंजाइम होते हैं फॉर द सेल डेथ। उसकी वजह से फोस्फोलाइपेज एंजाइम का एक्टिवेशन हो जाता है। फोस्फोलाइपेज आपको पता होगा जो हमारी मेम्ब्रेन होती है वो किसकी चीज़ की बनी होती है, फोस्फोलिपिड की बनी होती है। इसकी वजह से क्या होगा, जो सेल मेम्ब्रेन होगी वो डैमेज हो जाएगी, और जो न्यूक्लियस होते हैं, न्यूक्लियस को कहाँ पे एक्ट करते हैं, न्यूक्लियस पे जाके एक्ट करते हैं, तो ये एंजाइम एक्टिवेट हो जाते हैं। तो लाइसोसोम के हमने बारे में बात कर ली, अब हम करते हैं न्यूक्लियस एक्टिवेशन के बारे में।
तो हमने देखा था जो नॉर्मल जो क्रोमेटिन होता है वो होमोजीनियस होता है, लेकिन अगर न्यूक्लियस एक्टिवेट हो जाए तो उसकी वजह से जो न्यूक्लियस की शेप होती है वो पिक्नोसिस हो जाता है। पिक्नोसिस आप यहाँ पे देख सकते हो कि इंक डॉट लाइक न्यूक्लियस दिख रहा है आपको, या फिर कैरियोहेक्सिस हो जाता है। कैरियो का मतलब क्या होता है न्यूक्लियस, और हेक्सिस का मतलब क्या होता है फ्रैगमेंट। तो टूट जाता है थोड़ा थोड़ा, लेकिन पूरा नहीं हो टूटता। और कैरियोलाइसिस का मतलब कि पूरा जो हमारा न्यूक्लियस है वो टूट गया। इस पिक्चर में आप देख सकते हो। एक पॉइंट आपको वो याद रखना है, अगर हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं किसी न्यूक्लिक एसिड की, तो जो नॉर्मल दिखता है हमको वो सिंगल बैंड दिखता है, लेकिन अगर नेक्रोटिक न्यूक्लिक एसिड का देखते हैं तो उसको स्मेल पैटर्न दिखता है। जहाँ पे मेरा माउस का ये है कर्सर है, देख सकते हो। और अगर एपोप्टोटिक होता है तो वहाँ पे हमको क्या दिखता है, स्टेप लैडर पैटर्न दिखता है, क्योंकि एपोप्टोटिक हम आगे बात करेंगे क्यों दिखता है, ठीक है। फॉस्फोलाइपेज में हमने देखा था सेल मेम्ब्रेन डैमेज हो गई थी। तो अब आता है हमारे पास कि हाउ वी विल डिफ्रेंशिएट बिटवीन रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल सेल इंजरी। कौन कौन से फैक्टर होते हैं। मान लो कार्डिक टिश्यू है, ये हार्ट शेप का है तो कार्डिक टिश्यू है, ठीक है। तो कौन कौन से चेंजेस होते हैं। जो रिवर्सिबल सेल इंजरी होती है उसमें सेल मेम्ब्रेन बिगर हो जाती है, क्योंकि स्वेलिंग हो रही थी, उसके अंदर मेम्ब्रेन डैमेज होती है, क्योंकि जो फॉस्फोलाइपेज एक्टिवेट हो जाता है। उसमें क्या है, नो मेम्ब्रेन डैमेज, उसमें एंजाइम ऑफ कार्डियक एंजाइम इन कार्डियक सेल लीक आउट, वो बाहर निकल जाते हैं क्योंकि सेल डैमेज हो गई। एंजाइम्स वो नॉट लीक आउट, कोई बाहर नहीं निकल रहा था, इसमें निकल लेते हैं। और इसमें एंजाइम लेवल इन द ब्लड, क्योंकि जो एंजाइम होते हैं वो ब्लड से बाहर निकलेंगे, सेल से बाहर निकलेंगे और कहाँ पे आएंगे, ब्लड में आएंगे। तो कहाँ पे मिलेंगे हमको, जो एंजाइम लेवल होगा वो नॉर्मल मिलेगा किसके अंदर, रिवर्सिबल इंजरी के बारे में। और जो इरिवर्सिबल इंजरी होगी उसमें जो एंजाइम का जो लेवल होगा वो हमको इंक्रीज हुआ मिलेगा। तो इसका हम क्लिनिकल से रिलेट करें हम, तो जो कार्डियक जो एमआई का पेशेंट होता है और जो एंजाइना का पेशेंट होता है, तो हमको उनको कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं, क्योंकि दोनों में जो सिम्टम्स होते हैं वो सेम होते हैं। यानी कि दोनों में चेस्ट पेन होता है और रेडिएटिंग होता है चेस्ट पेन। तो अगर जो एंजाइना का पेशेंट होता है, अगर हम उसका सीबीसी करें या फिर हम उसके जो ब्लड में हम एंजाइम का लेवल देखें, अगर हम उसके एंजाइम का लेवल देखें तो जो एंजाइना का पेशेंट होगा उसमें नॉर्मल मिलेगा हमको, लेकिन जो एमआई का पेशेंट होगा उसमें जो जैसे ट्रोपोनिन वगैरह होता है वो लेवल हमको बढ़ा हुआ मिलेगा। तो गाइस हमने देखा रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल इंजरी के बारे में। नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे टाइप ऑफ नेक्रोसिस के बारे में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आप मेरे से कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो, उसकी जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखी है। तब तक के लिए बाय।